गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 3 ऑफ योर चैप्टर 3 दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो बेटा आज हम ब्रीफली आपके एटम्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली आपका एटम होता क्या है। तो बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सबसे छोटा पार्टिकल या मैं कहूँ जो सबसे छोटा सब्सटेंस टेक पार्ट करता है या पार्टिसिपेट करता है उसको हम एटम कहते हैं। तो अगर बात करें बेटा देखो एटम एक्चुअली होता क्या है, डेफिनेशन देखो, एटम इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा जो पोर्शन है which can take part in a chemical reaction is known as atom। किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन जो है जो कि आपका किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम एटम कहते हैं। अब नेक्स्ट अगर बात आती है बेटा एटम की, तो एटम जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो हम कह सकते हैं इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या होता है कि वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकते हैं। सपोज अगर हम एग्जांपल ले बेटा हीलियम एटम, हीलियम एलिमेंट है उसका एटम को हम He से रिप्रेजेंट करते हैं, नियॉन के एटम को हम Ne से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा आपके देखो ये एटम्स कैसे है इंडिपेंडेंटली, मतलब एक ही एटम एग्जिस्ट कर रहा है। बट कुछ एटम आपके ऐसे भी होते हैं जो कि आपके एटॉमिक फॉर्म में या मैं कहूँ कि आपके सिंगल फॉर्म में या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेटा हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले तो हाइड्रोजन जो है एटम हमेशा H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही ऑक्सीजन जो है आपका ऑक्सीजन का एटम हमेशा O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप कभी O नहीं लिखते देखोगे, कहीं पे भी आपका सिंगल O नहीं लिखा होगा। क्यों? क्योंकि सिंगल O जो एटम होता है मतलब सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन जो है स्टेबल नहीं होता, वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में स्टेबल होता है। इसीलिए आपके दो एटम कंबाइन होके आपके ऑक्सीजन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब ऑक्सीजन के जो एटम्स होते हैं वो इस फॉर्म में O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हाइड्रोजन आपने काफी रिएक्शन में देखा होगा कि हाइड्रोजन का कहीं पे भी आप किसी भी रिएक्शन को देख लो, कभी भी हाइड्रोजन जो है सिंगल H, किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन को हम H ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि वहां पे भी आपका सिंगल हाइड्रोजन एटम कभी एग्जिस्ट नहीं करता, स्टेबल नहीं होता। हाइड्रोजन हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, दैट इज H2। ऐसे ही आपकी क्लोरीन गैस जो है उसमें क्लोरीन एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कभी Cl में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है बेटा, तो हम कह सकते हैं कि एटम जो है में एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट फॉर्म। जैसे एग्जांपल है आपका हीलियम एटम, नियॉन एटम सिंगल फॉर्म में इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मे नॉट मतलब नहीं भी एग्जिस्ट कर सकते, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। और नहीं किस में कर सकते हैं, जैसे आपके हाइड्रोजन एटम हो गए। ऑक्सीजन एलिमेंट का अगर हम केस ले तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एलिमेंट में कभी भी H एटम सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें बेटा हमने देखा होगा कि एटम्स के हम डिफरेंट नाम देते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे हम देखें तो हम ऑक्सीजन एलिमेंट, ठीक है, या हम कहें नाइट्रोजन। तो वहां पे आपका क्या होता है कि हम इतने बड़े नाम ना लिख के हम उसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उन नाम्स को जिनको हम एटॉमिक सिंबल्स कहते हैं। ठीक है, तो देखो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के नाम को जब हम शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उनको हम कहते हैं एटॉमिक सिंबल। जैसे हम हाइड्रोजन एलिमेंट को हाइड्रोजन ना लिख के हम क्या लिखते हैं, सिर्फ H लिखते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसको हम ऑक्सीजन ना लिख के O लिखते हैं। ऐसे ही कार्बन एलिमेंट को कार्बन ना लिख के, क्योंकि वो बहुत बड़ा पड़ता है, हम हर जगह C लिखते हैं। ठीक है, तो जो आपके शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होते हैं एलिमेंट्स के नाम के उसको हम बोलते हैं एटॉमिक सिंबल। अब बेटा हमने बहुत सारे अब तक जितने भी हमने लेक्चर्स किए हैं उसमें हमने बहुत सारे आपके एटॉमिक
सिंबल्स यूज किए, बहुत सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स यूज किए हैं। तो ये सिंबल्स हमारे आते कहाँ से, जो मैं आज तक आपको सिंबल्स पढ़ा रही हूँ, कहीं पे कार्बन यूज कर रही हूँ, कहीं पे ऑक्सीजन यूज कर रही हूँ, इनके सिंबल एक्चुअली आए कहाँ से हैं बेटा? आपके जो ये सिंबल है ये IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा दिए गए हैं, और इन्हीं को यूनिवर्सली जहाँ पे भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हो उसमें आप इन्हीं सिंबल्स को यूज करते हो, ठीक है। इनके अलावा आप अपनी मर्जी से कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें बेटा, आपके IUPAC ने फाइनली सिंबल दिए थे, मतलब कि फाइनल सिंबल आपके IUPAC या हम कह सकते हैं IUPAC ने दिए थे, बट उससे पहले काफी ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने अपने तरीके से एटम्स के सिंबल्स को रिप्रेजेंट करना सिखाया, मतलब अपने अपने तरीके से, किसी ने किसी तरीके से एलिमेंट के सिंबल को बताया, किसी ने किसी तरीके से एलिमेंट को सिंबल बताया। तो अगर हम हिस्ट्री की तरफ चलते हैं तो हम सबसे पहले जो आपके सिंबल दिए थे एलिमेंट के, वो दिए थे आपके डेल्टन ने। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन जो है आपका, हाइड्रोजन का अगर हम सिंबल देखें जो डेल्टन ने दिया था, वो क्या है? सर्कल विद अ सिंगल डॉट बिटवीन इट। किसी भी सर्कल में जो सिंगल डॉट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा डेल्टन के अकॉर्डिंग आपके हाइड्रोजन को। नेक्स्ट अगर बात करें ऑक्सीजन एलिमेंट के सिंबल को बेटा, तो ऑक्सीजन को उन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया? सिंपली एक सर्कल से। नेक्स्ट नाइट्रोजन को उन्होंने रिप्रेजेंट किया सर्कल के बीच में एक लाइन से। नेक्स्ट अगर बात करें सल्फर, तो सल्फर को कैसे रिप्रेजेंट किया? सर्कल के बीच में एक प्लस साइन। और जिंक अगर आपका देखें, जिंक का कैसे रिप्रेजेंट किया? सर्कल जिसके अंदर Z होगा। और अगर वाटर को देखें तो वाटर को उन्होंने रिप्रेजेंट किया 3 सर्कल से, 3 सर्कल आपस में ज्वाइंट थे। तो ये कुछ सिंबल्स थे। उसके बाद आपके और भी साइंटिस्ट आए, बर्ज़ेलियस आए, उन्होंने भी अपने तरीके से सिंबल्स दिए। तो बट ये जो सिंबल्स हिस्ट्री में आपके दिए जा रहे थे, अलग अलग साइंटिस्ट अपने तरीके से हर एक एलिमेंट्स के सिंबल्स को दे रहे थे। तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ रही थी लोगों को, या मैं कहूँ जो और बाकी स्टूडेंट्स थे उनको याद करने में। ये जो सिंबल्स आपके गिवन हैं ये थोड़े से मुश्किल होते थे याद करने में, और आपके अब हर एक साइंटिस्ट अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उनको जो आसान लग रहा था उसी तरीके से वो सिंबल दे रहे थे। तो बट फाइनली जो हमारा सिंबल दिया गया वो आपके IUPAC ने दिए, और वही सिंबल हम आज तक आपके यूज कर रहे हैं। और वो सिंबल हम कैसे लिखते हैं या कैसे डिनोट करते हैं वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा हम एटम के साइज की, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो एटम जो है क्या बोलते, मान लो आपके घर में कोई टेबल है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप टेबल में जो सबसे छोटा सा पोर्शन है जिसको हमने एटम कहा है उसको आप देख सकते हो? नहीं, कभी नहीं देख सकते, क्योंकि एटम जो होता है चाहे किसी भी सब्सटेंस का हो, किसी भी मैटर का एटम हो, सबसे जो छोटा पोर्शन हो वो बेटा इनविजिबल होता है विद नेक्ड आइज। आप अपनी नेक्ड आइज से उन्हें नहीं देख सकते। इवन आपको हाईली रिजॉल्व माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी आप उसको नहीं देख सकते। बहुत ज़्यादा रिजॉल्व पावर का जो माइक्रोस्कोप होता है उसी के अंडर एटम्स को देखा जा सकता है। तो अगर बात करें बेटा साइज की, तो एटम का साइज को हम रिप्रेजेंट करते कैसे नाप सकते हैं? उसके रेडियस के हिसाब से। इसीलिए हम क्या कहते हैं उसको? एटॉमिक रेडियस। एटम के साइज को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। साइज ऑफ एन एटम, देखो साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। जैसे हम किसी भी स्फेरिकल सब्सटेंस को कैसे मेजर करते हैं, उसका साइज कैसे मेजर करते हैं? उसके रेडियस के हिसाब से। ऐसे ही बेटा हम एटम के साइज को भी उसके रेडियस के हिसाब से ही मेजर करते हैं, ठीक है। तो हम किसी भी एटम के साइज को कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? एटॉमिक रेडियस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बेटा मैंने आपको बताया कि एटम का जो मास होता है वो क्या होगा? जब एटम जो है आपका बहुत छोटा साइज का है, एटम आपका बहुत ही कम साइज का है, तो उसका जो मास होगा वो भी बहुत कम होगा। तो हम एटम के मास को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एटॉमिक मास के फॉर्म में। एटॉमिक मास मींस मास ऑफ
एटम। ठीक है, तो देखो बेटा एटॉमिक मास को अगर बात करें, एटॉमिक मास एटम के मास का कि एटम में कितना मास है, कितना वेट है, तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं विद AMU और सिंपली U से। AMU आपका क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। जैसे आप नॉर्मली एवरीडे लाइफ में अगर आप देखो कि मास आप केजी या ग्राम में करते हो, आप पर्टिकुलर कोई भी सब्सटेंस ले लेते हो, जैसे आप कोई बॉटल ले रहे हो उसमें आपने मिल्क फिल किया तो आप कहते हो 1 kg मिल्क है, 1 लीटर मिल्क है, या फिर आप कोई भी पत्थर लेते हो कहते हो 2 किलो का पत्थर है, 3 किलो का पत्थर है। तो ऐसे ही हम एटम्स का मास देखें तो वो हम हमेशा AMU में नापते हैं, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर बेटा बात करें हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, हाइड्रोजन एलिमेंट के एक एटम का मास होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर ये आपका हाइड्रोजन एलिमेंट है तो इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, ऐसे इस तरीके से बहुत सारे एटम्स होंगे। तो इस एक एटम का मास, इस एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी कि 10⁻⁻27 का मतलब क्या होता है कि आपको 1.67 को डिवाइड करना है 10⁻27, मतलब कि 1 के बाद 27 जब 0 आएंगे उससे डिवाइड करना है। तो अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो आपका क्या होगा, मास जो होगा बहुत 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 कम आएगा। ठीक है, तो बेटा आप इमेजिन कर सकते हो कि एटम कितना छोटा होता है, जब उसका मास इतना ज्यादा कम आ रहा है तो यानी कि उसका साइज भी कितना ज्यादा कम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, क्योंकि आपके हाइड्रोजन का हमने मास क्या देखा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी कि 10⁻⁻27 पावर में है ये। तो इसको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये सिर्फ हाइड्रोजन का है। अगर आप और किसी भी एलिमेंट के एटम का मास लोगे, इसी रेंज में आपका आएगा, पावर्स में आएगा, तो उनको याद करना थोड़ा सा उस टाइम डिफिकल्ट पड़ रहा था। तो इसीलिए कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि आपके ये जो मास आ रहा है, एटम्स का जो मास आया है, इसको सिंपल नंबर्स में दिया जाए ताकि लोग आसानी से इसको लर्न कर सके, चाहे कितने भी एलिमेंट हो उनके एटम्स का मास इजीली लर्न कर सके। इसीलिए उनके कन्वीनियंस के हिसाब से सिंपल नंबर में मास दिया जाए, इसीलिए आपका कंसेप्ट आया रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, रिलेटिव जैसे मतलब होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कि नाम से देखो रिलेटिव मीन्स कि यहाँ पे हम किसी भी एलिमेंट का मास किसी और एटम के मास से रिलेट करके तब निकालेंगे। ठीक है, इसीलिए कहा है रिलेटिव एटॉमिक मास। और हम ये एटॉमिक मास जो है, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है, किस एटम के कंपेयर में निकालेंगे, कार्बन एटम। चाहे कितने भी एलिमेंट, किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट के एटम का मास आपको निकालना है, हर एटम के मास को हम किसके रिलेटिव में निकालेंगे, किसके रिलेशन में निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है, क्यों रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, क्यों हम रिलेटिव एटॉमिक मास यूज कर रहे हैं, हम सिंपल एटॉमिक मास भी यूज कर सकते हैं, बट जो भी आप आज तक पीरियोडिक टेबल में मास देख रहे हो वो बेटा आपका एक्चुअली एटॉमिक मास नहीं होता, वो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। क्यों हम रिलेटिव एटॉमिक मास जो आपका कंसेप्ट है क्यों आया, क्योंकि एटॉमिक मास जो होता है पर्टिकुलर किसी भी एटम का, वो आपके पावर्स के फॉर्म में आ रहा था। तो उस पावर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या मैं कहूँ कि एटम का मास थोड़ा सा सिंपल नंबर्स में देने के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट आया। रिलेटिव एटॉमिक मास में हमने क्या किया कि किसी भी एटम का मास हमने किसी और यानी कि कार्बन एटम के मास के रिस्पेक्ट में निकाला, यानी कि कार्बन एटम का एक कार्बन एटम का मास का जब हमने रिलेट किया दूसरे किसी भी एटम के साथ, और जब जो आपका मास निकला वो आपका कहलाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला आपका होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट। जिस भी एलिमेंट का
जिस भी एलिमेंट के एटम का आप मास निकालना चाहते हो उसका मास आप लिखो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, उसको डिवाइड करो 1/12 मास ऑफ कार्बन, ठीक है, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 कार्बन एटम से आप इसको डिवाइड कर दो, उससे आपका क्या निकल जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास निकल जाएगा, ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करें जैसे हमारा ऑक्सीजन जो है बेटा, ऑक्सीजन जो है आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो मास होता है वो ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 AMU, ठीक है, क्या होता है 16 AMU। अगर हम इसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकाले तो कैसे निकलेगा, हमने क्या कहा, जिस भी एटम का आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है उस एटम का मास लिखो AMU में, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट। तो हमने यहाँ ऊपर क्या लिखा है, ऑक्सीजन एलिमेंट के एक एटम का मास लिखा है दैट इज 16 होता है, डिवाइड किया हमने उसको 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, और कार्बन के एक एटम का मास होता है 12। तो बेटा यहाँ से 12 से 12 कैंसिल हो गया है और आपका जो ये मास आया है ऑक्सीजन एटम का जो मास आया वो आया 16 AMU। और इसी को हम यूज करते हैं, आपके पीरियोडिक टेबल में हम क्या पढ़ते हैं कि आपके ऑक्सीजन एटम का मास कितना है 16 AMU होता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझो बेटा। आप एटॉमिक मास का मतलब होता है एटम का मास या फिर मास ऑफ एटम। अब आपका जो एटम्स का मास आ रहा था, जितने भी आपके एटम डिस्कवर हो रहे थे उस टाइम, उनका मास जो है आपके पावर्स में आ रहा था 10⁻27, 10⁻28, जैसे हमने हाइड्रोजन एटम के मास देखा, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही पावर्स में आ रहा था। तो उस टाइम ये पावर्स जो है एक एटम की तो हम याद कर लेंगे, ये एटॉमिक मास 2 का भी लर्न कर लेंगे, पर बहुत सारे एलिमेंट जब डिस्कवर होंगे, साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जब बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो ये जो है हर एक एटम का मास जो है इतना लेंदी दे रखा है, इसको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कहा गया कि हमें मास इस तरीके से देना है कि वो सिंपल नंबर्स के फॉर्म में हो, ताकि लोग इसको आसानी से लर्न कर सके। तो इसीलिए हमारा कंसेप्ट आया रिलेटिव एटॉमिक मास का। रिलेटिव एटॉमिक मास जैसे ही नाम से पता चल रहा है, रिलेटिव मतलब कि हमने जिस भी एटम का आपको मास निकालना है, रिलेटिव मास निकालना है, या मैं कहूँ एटॉमिक मास निकालना है, उसका हमने मास निकाला विद रिस्पेक्ट टू कार्बन एटम। कार्बन एलिमेंट के एक एटम के रिस्पेक्ट में हमने सारे एटम्स का मास निकाला, और रिजल्टेंट जो हमें मास मिला वो सिंपल नंबर्स के फॉर्म में मिला, ठीक है। तो इसी मास को हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो देखो बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास, जिस भी एलिमेंट के एटम का आपको मास निकालना है उसका मास लिखो, डिवाइड बाय 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन के एक एटम का मास लिखना है। जब आप डिवाइड करोगे तो सिंपली आपको ये तो आपका हमेशा ही कट जाएगा, और आपको जो आपका मास होगा वो सिंपल नंबर्स के फॉर्म में मिल जाएगा, जिसको हम कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, देखो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, एन एटॉमिक मास यूनिट। अब AMU देखो, एटॉमिक मास यूनिट AMU को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, AMU किसकी यूनिट है, एटॉमिक मास की यूनिट है, ठीक है। जैसे आपकी लेंथ की यूनिट मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, और वेट की यूनिट केजी ग्राम होती है, वॉल्यूम की यूनिट लीटर मिलीलीटर होती है। तो ऐसे ही एटम के मास की जो यूनिट होती है, किस यूनिट में हम एटम के मास को मेजर करते हैं, AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो उसको हम कैसे देख सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। यानी कि एटॉमिक मास जो है, हमने एटॉमिक मास जो आपका ओरिजिनली आ रहा था उसको ना लेके हमने रिलेटिव एटॉमिक मास यूज किया, और इस रिलेटिव एटॉमिक मास को फिलहाल हम एटॉमिक मास ही कहते हैं, ठीक है बेटा। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट जो है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इज डिफाइंड एज द मास ऑफ, हमने किसके कंपेयर में किया, कार्बन एटम के कंपेयर में मास निकाला सभी एटम का, और कार्बन एटम का मास कितना लिया है हमने, टेकन एज
12, जो आपने यहाँ पे ये 12 लिया है, ठीक है। तो देखो इसका डेफिनेशन देखो, एन एटॉमिक मास यूनिट मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। तो ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई एटॉमिक मास यूनिट की। तो जब भी आपकी एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन आएगी, आप यही आपकी डेफिनेशन यूज करोगे। तो बेटा आज का जो आपका होमवर्क है वो है कि आपके 1 to 20 जितने भी एलिमेंट है उनका आपको एटॉमिक मास याद करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको अपने नोटबुक में भी लिख लेना और आपको लर्न भी करना है ये। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।